Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn another important Indian writer, R.K. Narayan. So let's start. So what we will cover in this video, his important biography, yani introduction, awards and titles that he got, important works by him, important facts of his life and important quotes, given quotes that he gave, and conclusion. So let's start video. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन यानी कि आर के नारायण बायोग्राफी हिज फुल नेम इज़ रसीमपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. देखो ही इज़ बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, दैट्स वाई हिज नेम इज़ सो लॉन्ग. इन शॉर्ट वी से आर के नारायण. ही इज़ बोर्न इन 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास नाव, यानी कि अब ये शहर चेन्नई के नाम से जाना जाता है इंडिया में. Died in 13 May 2001, Chennai, same India. Occupation that he is a novelist है, short story writer है and essayist है. लिटरेरी मूवमेंट जिसके साथ ये जाने जाते हैं, इंडियन राइट इन इंग्लिश में ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एज आई टोल्ड यू के 3 पिलर्स में से एक है. So another important thing is about biography. He studied as महाराजा कॉलेज मैसूर के महाराजा कॉलेज में इन्होंने स्टडी की है. वर्कड एज ए टीचर, इन्होंने टीचर भी ऐसे काम किया है. ब्रीफली बिफोर बिकेम ए फुल टाइम राइटर होने से पहले एक टीचर थे. सिंपल एंड ह्यूमरस लैंग्वेज, ही ऑलवेज चूजेज सिंपल एंड ह्यूमरस, यानी कि हास्यप्रद लैंग्वेज को ये चुनाव करते हैं. फोकस ऑन ऑर्डरली मिडिल क्लास इंडियन लाइफ, मिडिल क्लास की जो इंडियन लाइफ है उसको ये अपनी राइटिंग्स में डिस्कस करते हैं. और इनके मेजर थीम्स क्या रहते हैं इनकी राइटिंग में? थिंग्स ऑफ ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप, मोरालिटी एंड सोशल चेंजेस है. सारे थीम्स इनकी राइटिंग में होते हैं. मोस्ट स्टोरीज आर सेट इन द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुड़ी. मालगुड़ी इज ए इमेजिनरी टाउन, यू शुड रिमेंबर दैट थिंग इन माइंड. इट इज़ नॉट ए रियल, ये कोई रियल जगह नहीं है. अगर आपसे पूछा जाए कि मालगुड़ी क्या सच में है, आप लोग सोचो कि ये साउथ इंडिया में नहीं, ये आर के नारायण द्वारा बनाई गई एक फिक्शन यानी कि इमेजिनरी टाउन है. इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अवार्ड्स दैट ही गेट, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में इनके फेमस वर्क द गाइड के लिए, जिस पर फिल्म भी बनी है. और उसके बाद मिला इन्हें पद्म भूषण 1964 में. फिर मिलता है AC बेंसन मेडल, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से बिलोंग करता है. फिर उसके बाद इन्हें मिला पद्म विभूषण 2000 में. फिर उसके बाद साहित्य अकेडमी फेलोशिप 1994 में. So I hope you understand these important awards about him. अब बात करते हैं उस पार्ट की जहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. His important works. So let's start. The very famous work Swami and Friends, his first novel that is published in 1935, जिसके ऊपर अगर मैं कहूँ सीरियल भी बना है जिसमें गिरीश कर्नाड ने भी एक्टिंग की है. और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो लोग देखना चाहे इसे देख सकते हैं. बहुत ही मतलब चिल्ड्रन टाइप की स्टोरीज इसमें दिखाई गई हैं. चिल्ड्रन भी किस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते. मैंने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे तो मुझे इतना नहीं पता है, पर हाँ ये यूट्यूब पर अवेलेबल है. जो लोग इंटरेस्टेड हो स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए वो इसे ज़रूर देख सकते हैं. And the next one, The Bachelor of Art 1935. Oh sorry, 1937. और उसके बाद आता है द डार्क रूम 1938 में. फिर आता है द इंग्लिश टीचर, बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, जो कि इनकी थोड़ी ही हल्की सी बायोग्राफी को ही दिखाता है. लोग मानते हैं कि इनका ये वर्क खुद की ही ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ है, यानी कि अपनी लाइफ की चीज़ को इसमें दिखाना चाहते हैं. द नेक्स्ट वन मिस्टर संपत, जो कि इनके ही नॉवेल्स का एक कैरेक्टर है और जिस पर इन्होंने नॉवल लिखा 1949 में. और उसके बाद आता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में. उसके बाद आता है वेटिंग फॉर महात्मा 1955 में. एंड इवन दैट इज आस्क्ड थिंग दैट
हाउ मैनी वर्क्स, यानी कि कितने ये क्वेश्चन न्यूज़ नेट में पूछा गया है कि 1945 के बाद इनके कौन से वर्क हैं जो पब्लिश हुए। तो आप लोगों को इनके पब्लिशिंग वर्क याद रखने पड़ेंगे। और इफ आई गिव यू द ट्रिक, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। देखो, सबसे पहले फर्स्ट एडवाइस कि आप लोग इन्हें ऐसे ही याद करें, डेली बेसिस पर रिवाइज करें। इम्पोर्टेंट राइटर ही हैं तो इनके वर्क्स को आप ऐसे ही डेली बेसिस पर रिवाइज करें डेली। एंड इफ आई गिव यू द ट्रिक, तो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले फ्रेंड्स बनाते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स। हर राइटर का पहला वर्क तो हमें याद होना ही चाहिए, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1935। फिर उसके बाद क्या आता है, स्वामी एंड फ्रेंड्स वो कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की पढ़ाई के लिए। ठीक है, फ्रेंड्स कहाँ जाएंगे, आर्ट लेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। और फिर क्या देखते हैं वो, जैसे कि हर कॉलेज में कोई डार्क रूम होता है जिसमें सभी का जाना मना होता है ना। तो फिर उसके बाद उसे देखते हैं, फिर वो मुलाकात करते हैं अपने इंग्लिश टीचर से और उसके यानी कि डार्क रूम के बारे में स्टोरी पूछते हैं, अरे ये क्या ऐसा रूम है, क्या है। ठीक है, एक स्टोरी फॉर्म में हम लोग इसे याद करने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश टीचर का नाम आप लोग संपत रख सकते हैं कि इंग्लिश टीचर संपत थे, जो कि किस चीज़ में अच्छे थे, जो कि इंग्लिश में ही नहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी थे, जो कि महात्मा गांधी के फ़ैन थे संपत। हो हम लोग इसे स्टोरी फॉर्म में करके देखते हैं, दोबारा से बताती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स बनाएंगे हम लोग 1935 में। फिर उसके बाद हम लोग करने जाएंगे बीए बैचलर ऑफ आर्ट 1937 में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कॉलेज में एक डार्क रूम है जहाँ जाना मना है। और इसकी स्टोरी को जानने के लिए हम लोग गए अपने इंग्लिश टीचर के पास कि ये सब क्या है टीचर जी, सब लोग हमें क्यों झूठ बोल रहे हैं कि इस रूम में नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद इंग्लिश टीचर जो थे वो थे मिस्टर संपत, जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट यानी कि फाइनेंशियल चीज़ों में भी एक्सपर्ट थे, जो कि फ़ैन निकले किसके, महात्मा गांधी के। सो इस स्टोरी से आप लोग रिलेट करके चीज़ें याद कर सकते हैं, बट ईयर भी याद करने उतने ही इम्पोर्टेंट है। सो जो लोग ऐसी डायरेक्ट याद नहीं कर पाते वो मेरी इस छोटी सी स्टोरी से इन्हें रिलेट करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क्स जो कि इन्हीं के द्वारा लिखे। वेरी फेमस मास्टरपीस द गाइड विच इज़ पब्लिश्ड इन 1958। और उसके बाद आता है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 में। फिर आता है द वेंडर ऑफ स्वीट 1967 में, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है। फिर उसके बाद आता है द पेंटर ऑफ साइंस 1976 में। ए टाइगर फॉर मालगुडी, देखो कितने सारे वर्क्स तो इनके मालगुडी के नाम से ही हो गए। ये आता है 1983 में। फिर उसके बाद आता है टॉकेटिव मैं 1986 में। के वर्क्स को ऐसे याद रखिए, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट वर्क्स ट्रिक के थ्रू कर लिए थे, बट आई कैन नॉट गिव द अनदर ट्रिक फॉर द अनदर वर्क्स बिकॉज देयर आर 20 and 25 वर्क्स ऑफ ए राइटर एंड आई कैन नॉट मेक एवरी ट्रिक। पर हम जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उसके लिए मैंने स्टोरी से प्रोवाइड कर दी है जिससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी जो कि बहुत ही फेमस है। देखो, सबसे पहले आती है मालगुडी डेज, वेरी फेमस, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1943। आप लोगों को कैसे याद रखना है कि जो है डार्क रूम के बाद वो मालगुडी डेज पब्लिश हुआ है 1943 में। फिर आता है एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज 1947 में। फिर आता है लॉली रॉड्स एंड अदर स्टोरीज 1956 में। फिर आती है वेरी फेमस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गॉड्स 1970 में। उसके बाद आता है इनका वर्क अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज 1985 में। आई होप कि आप लोग इन शॉर्ट स्टोरीज़ को भी याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो मालगुडी डेज है और उसके बाद द हॉर्स एंड टू गॉड्स है, ये दो, और एक बनियन ट्री। हाँ, ये तीन ही जरूर याद रखिएगा। हम लोग बात करेंगे नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में ऐसी चीज़ होती है जो फिक्शनल नहीं है, जो कि इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फिक्शन में वो चीज़ें आती हैं जो राइटर अपनी इमेजिनेशन से बनाता है। नॉन फिक्शन में वो चीज़ें आती हैं जो ना तो साइंस फिक्शन में
बेस्ड होती हैं जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट संडे इनका फेमस वर्क है 1960 में। फिर उसके बाद आता है डेटलेस डायरी 1960 में, और ऑटोबायोग्राफी माई डे इज़ वेरी फेमस 1974 में। हर राइटर की ऑटोबायोग्राफिकल नेम हमें याद होना चाहिए, ठीक है, 1974 में। फिर आता है रिलुकेंट गुरु 1974 में। फिर आता है द एमरल्ड रोड 1980 में। उसके बाद आता है ए राइटर्स नाइटमेयर 1988 में। फिर आता है शॉर्ट स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड वर्ल्ड 1989 में। जो भी इम्पोर्टेंट है नॉन फिक्शन उस पर मैंने स्टार मार्क किया है, जैसे कि नेक्स्ट संडे और माई डेज, ये दो भी याद रख लीजिए। बट एक बार अगर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके वर्क्स कौन कौन से हैं। तो नॉन फिक्शन भी एक बार ज़रूर से देखिएगा, लिख चाहे आप लोग ये दो ही कॉपी में नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं फिल्म अडप्टेशन। भी इतने फेमस राइटर, इतना अच्छा वर्क इन्होंने जो द गाइड लिखा था उस पर गाइड नाम की फ़िल्म बनी जो कि 1965 में आई, जिसकी डायरेक्टर थे विजय आनंद, और स्टार्टिंग किसने की, देव आनंद, जो कि एवरग्रीन नाम से जाने जाते हैं। एवरग्रीन अगर मैं कहूँ एवरग्रीन हीरो ऐसे माने जाते हैं। और उसके हीरोइन थी वहीदा रहमान फिल्म में। और उसके बाद इस फिल्म की लैंग्वेज थी हिंदी। एन इंग्लिश वर्जन वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड, इंग्लिश वर्जन में इस फिल्म का प्रोड्यूस किया गया था। नोट दिस इज़ द मोस्ट फेमस फिल्म एडेप्टेशन ऑफ आर के नारायण वर्क। ये बहुत ही फेमस फिल्म एडेप्टेशन है आर के नारायण का, जो कि द गाइड है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और द गाइड को यूट्यूब पे सर्च करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। अनदर फिल्म अडेप्टेशन इफ़ आई गिव यू द गाइड का इन्होंने फिल्म एडेप्टेशन हुआ गाइड नाम से 1965 में। फिर मालगुडी डेज़ पर टीवी सीरीज आई सेम नाम से 1986-88 में। फिर उसके बाद आई स्वामी एंड फ्रेंड्स अडेप्टेड इन मालगुडी डेज़, ठीक है, इस पर भी मालगुडी डेज़ में ये चीज़ें आ गई स्वामी एंड फ्रेंड्स वाली। फिर आया द वेंडर ऑफ स्वीट, इस पर भी फिल्म बनी है 1993 में, इंग्लिश में है ये फिल्म। एंड द वेटिंग फॉर महात्मा, दिस फिल्म इज़ आल्सो इन इंग्लिश 1996 में। तो आप लोग इनकी फ़िल्म एडेप्टेशन वाले फेमस वर्क को देख सकते हैं कि जो भी हमारी फर्स्ट स्क्रीन पे या सेकंड स्क्रीन पे जो भी इनके वर्क्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं, तो उसे ज़रूर से लर्न कीजिएगा। अभी हम लोग इनके करेंगे फेमस कोटेशंस, जो कि आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर जो भी BA या MA के होते हैं उसमें लेकर आ सकते हैं। और एक फेमस राइटर के कोट्स हमें UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन, कि जीवन में सही चीज़ें करना और उन्हें फॉलो करना ही अच्छा जीवन है। हिंदी अगर आप लोग नहीं भी ध्यान देंगे, सिर्फ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो हम लोगों को वो चीज़ माइंड में अंडरस्टैंड होती है। यू शुड थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, एंड इफ़ यू आर रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर then you can understand what a writer want to say. The next one is starring is half the victory in love, कि स्टार्स जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स होते हैं उनको मैच करना ही आधे प्यार जितनी विक्ट्री विजय प्राप्त करना ही लव होता है। यानी कि अगर जिन लवर्स के स्टार्स मैच हो गए तो समझ लो उन्होंने प्यार की आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली, जो कि इनके फेमस वर्क द बैचलर ऑफ आर्ट से लिया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ वी ऑलवेज क्वेश्चनिंग द bona fides of the men who tell us unpleasant facts। अब ये इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें कड़वी या असुविधाजनक सच्चाई बताता है हम अक्सर उसी की नीयत और ईमानदारी पर शक करने लगते हैं। देखो ये बात तो सच है भाई, समाज में जो भी इंसान सच बोलता है हम उसी पर शक करने लगते हैं, अरे कहीं ये तो हमसे नहीं ये करवाना चाह रहा, हम उसी की ईमानदारी पर उसी की नीयत पर शक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आर के नारायण ये कहते हैं कि कड़वा इंसान भले आपको कड़वी बातें बताए पर वो सच्चा होता है। द नेक्स्ट वन इज़ नो वन एवर एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म सो शेयरफुली, ये कहते हैं कि कोई भी क्रिटिसिज्म यानी कि कोई भी व्यक्ति आलोचना को उतनी खुशी से स्वीकार नहीं करता है। नीदर द मैन who utters it and nor the man who invites it really means it, ना तो मतलब आलोचना करने वाला हमेशा पूरी तरह निष्पक्ष होता है और ना ही जो आलोचना करता है। यानी कि
जो इंसान ये कहता है ना कि मेरा क्रिटिसिज्म करो, वही सच में उस आलोचना को सुनना चाहता है। ये कहना चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होता है। इफ़ आई गिव यू द फेमस एग्जांपल विच इज़ जॉन कीट्स। देखो ब्लैकवुड मैगजीन में जॉन कीट्स को कितना हाईली क्रिटिसाइज़ किया। क्या उन्होंने इतना अजीब लिखा था? क्या उन्होंने इतना लो स्टैंडर्ड का लिखा था? नहीं, पर कितना हाईली क्रिटिसाइज़ कर दिया गया उन्हें, उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ा गया। तो ये कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी पर्सनल जेलिसी, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू किसी पर थोप कर उसे आलोचना का नाम देता है। तो इसलिए मतलब कोई भी क्रिटिसिज्म को उतना पसंद नहीं करता। देखो कहीं ना कहीं हम लोग अपने फेवरेट राइटर्स को भी हम लोग कहीं, तो हम उनके रिव्यू अगर हमसे कोई मांगे, उनका क्रिटिसिज्म मांगे, तो क्या हम अपने फेवरेट राइटर को बैड तरीके से क्रिटिसाइज़ करेंगे? नहीं, अपने फेवरेट राइटर को अच्छे तरीके से ही मतलब उन्हें दर्शाएंगे, अरे ये वर्क हमें बहुत पसंद है। मतलब कोई भी पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म में निष्पक्ष नहीं होता है, यही चीज़ ये कहना चाहते हैं। और ना ही कोई राइटर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मतलब वो अगर कोई इसका क्रिटिसिज्म कर भी दे कि वो सच में इसे सुनना चाहेगा। दैट्स वाई वी शुड अवॉइड क्रिटिसिज्म थिंग्स if we really want to happy. This is the next one is this is my child. I planted it, I saw it grow, I loved it, I did not cut it down. From मालगुडी डेज का ये है, यानी कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे प्लांट किया है, मैंने इसे ग्रो किया है, मैंने इसे प्यार दिया है, मैंने इसे कभी कट डाउन नहीं किया है। सही बात, अपने बच्चों को तो ऐसे कोई भी नहीं करता, हर कोई अपने बच्चों को प्यार देता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट कोट्स बाय हिम। फिर हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ही इज़ वन ऑफ द 3 pioneers ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश with Mulk Raj Anand and Raja Rao. As I told you, there are 3 main writers. He created the fictional town of Malgudi. मालगुडी का fictional town इन्होंने क्रिएट किया, विच बिकेम्स द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज नॉवल्स एंड स्टोरीज, जिसकी सेटिंग जो नॉवल्स और स्टोरीज़ की इसी टाउन में होती है। हिज वर्क वर encouraged and supported early in his career by Graham Greene. Who supported him? This is the important question. Graham Greene ने support किया आर के नारायण को. Who helped introduce them to international readers? देखो इंडियन राइटर्स को कहीं ना कहीं जो भी विदेशी राइटर होते थे वो सपोर्ट करते थे, तभी कोई इंडियन राइटर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया जाता है। पर ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिन्हें खुद ही मेहनत करके अपना फेम प्राप्त किया है। पर अच्छी बात है ये, क्योंकि एक राइटर दूसरे राइटर को सपोर्ट करता है तो ओबियसली देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। चलो हम लोग आज करते हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट को छोटे तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? चंद्रन है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमेशा याद होनी चाहिए। मालती है सुशीला द वाइफ ऑफ चंद्रन, मोहन है फ्रेंड है चंद्रन का, और रामू भी फ्रेंड है। चंद्रन इज़ ए कॉलेज स्टूडेंट एंड मालगुड़ी, देखो ये फिक्शनल टाउन है इसलिए चंद्रन मालगुड़ी जो है कॉलेज का स्टूडेंट है। ही फॉल्स इन लव विद मालती, वो मालती से प्यार करता है। बट दे कैन नॉट मैरी बिकॉज ऑफ देयर होरोस्कोप, भाई उनकी कुंडली मैच नहीं हुई, तारे नहीं मिले, तभी ये कहते हैं कि सितारे मिला देना ही आधे प्यार की प्राप्ति कर लेना जितना है। डू नॉट मैच, ठीक है, मैच नहीं हुई। मालती मैरिज अनदर मैन, और मालती की शादी दूसरे इंसान से हो जाती है। चंद्रन बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास रहता है। लीव्स होम, होम छोड़ देता है। ही लीव्स लाइक ए होली मैन फॉर सम टाइम, ठीक है, वो कुछ समय के लिए अकेला और पवित्र इंसान वाला जीवन जीता है। वही उदास इंसान ऐसे ही निकल पड़ता है। हम लोग जैसे कि मूवीज़ में देखते हैं, अगर किसी लड़की की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती तो ऐसे घूमता फिरता और भटकता रहता है। एज लाइक दैट लेटर ही रियलाइज दैट ही मस्ट फेस लाइफ ब्रेवरी, फिर उसे महसूस होता है कि उसे अपने जीवन की जो भी चीज़ें हैं उन्हें ब्रेवरी से, बहादुरी से सामना करना चाहिए। इसलिए फिर वो घर वापस आ जाता है, रिटर्न होम से स्टार्ट वर्किंग, अपना कार्य शुरू करता है। एंड फाइनली मैरिज सुशीला, और सुशीला से शादी करता है। एंड व्हाट इज़ द थीम? लव है। फिर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट होती है चंद्रन को, फिर वो सेल्फ डिस्कवरी करता है। जब वो इंसान बाहर घूमता फिरता है, अपनी चीज़ों को बार बार सोचता है, एनालाइज करता है, विच इज़ सेल्फ डिस्कवरी मोड दैट ही डीड। एंड उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है कि भाई मैं भी शादी करूँगा और अच्छे से अपने जीवन को जीऊँगा, बजाय
अपना पूरा जीवन किसी के पीछे बर्बाद करने के, विच शोज हिज maturity. I hope you understand this into short story. And those who want to read in full in detail, you can search this work on YouTube and you can find the video in detail. But this is the short story in my way. So let's start our another important work by R.K. Narayan, The Guide, जिसमें मेन कैरेक्टर होता है राजू और रोज़ी, जिसको बाद में नालिनी नाम दिया जाता है, और होता है मार्को, वेलन एंड गफूर। ये एक टैक्सी ड्राइवर होता है। सब लोग स्टार्ट करते हैं। जिस भी राजू जो है एक टूरिस्ट गाइड होता है, जैसे कि गाइड होते कि हम लोग जहाँ पर भी घूमने जाते तो वहाँ पर गाइड होते हैं ना, जो हमें बताते हैं कि इस जगह की विशेषता क्या है, यह कब बनाया गया है, और वहाँ के आसान रास्ते, और वहाँ की रियल, अगर हम कहें कि देखो हम लोग कहीं घूमने जाते तो वहाँ की चीज़ें कितनी महंगी बोली जाती है, लेकिन एक गाइड इंसान जानता है कि उसका रियल प्राइस क्या है, इसलिए गाइड्स को हायर किया जाता है टूरिज़्म के लिए। सो पीपल कॉल हिम रेलवे राजू, क्योंकि पहले रेलवे पर नौकरी करता था। ही मीट्स रोज़ी, वो रोज़ी से मिलता है। एंड हु लव्स डांसिंग, जिसे डांसिंग से लव है रोज़ी को। एंड हस्बैंड मार्को, और उसका हस्बैंड मार्को जो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, उसकी डांसिंग वाली चीज़ को। रोज़ी लिव्स मार्को, क्योंकि जो इंसान एक दूसरे के अपोजिट होंगे, भाई किसी को डांस पसंद है और उसके हस्बैंड को वो चीज़ पसंद नहीं, तो इसलिए काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण रोज़ी लिव्स मार्को बिकेम ए फेमस डांसर, और उसके बाद जो है वो फेमस डांसर बन जाती है राजू के सपोर्ट से, क्योंकि राजू उसके डांस को सपोर्ट करता है, उसे बढ़ावा देता है, उसको लोगों के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना आता है, इसलिए रोज़ी जो है अपने डांस को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं कि इंसान की पैशन को ही सपोर्ट ही हर पैशन, नॉट टू किल दैट पैशन। सो लेटर राजू कमिट्स फोर्जरी एंड गोज टू जेल, और उसके बाद जो है राजू एक गड़बड़ी करता है जिसके कारण वो जेल में चला जाता है। आफ्टर दैट रिलीज, जेल से छूटने के बाद विलेजर्स जो हैं वे सोचते हैं कि राजू एक होली मैन है। वो उसके बाद एक विलेज में चला जाता है जहाँ के लोग उसे ये समझते हैं कि वो कोई संत महात्मा है, क्योंकि हम लोग दिखाई जाता है कि इंडियन लोग जो किसी बाहरी इंसान को जो थोड़ा हाँ ऐसा ये दिखता हो भाई, जिसकी दाढ़ी थोड़ी लंबे, क्योंकि वो जेल में रहता था तो ऐसा दिख रहा था, और ये दिखाता है इंडियन लोगों की मेंटेलिटी को कि वो किस तरह किसी भी इंसान को ऐसे संत के रूप में देखते हैं, और वो उसे भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं कि कोई साधु महात्मा है जो कि ऑर्थोडॉक्स थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूरिंग ए ड्राफ्ट, यानी कि सूखा और अकाल पड़ने के दौरान, दे आस्क हिम टू फास्ट फॉर रेन, कि वो बारिश के लिए व्रत रखे तभी बारिश आएगी। राजू सिंसियरली कीप्स द फास्ट, राजू जो है ये व्रत करता है कि बारिश आ जाए। द नोवेल एंड्स विद द होप दैट रेन में केम, और नॉवल इस होप के साथ ख़त्म होता है कि बारिश होगी, बट दिस थिंग नॉट क्लियरली शोज़ कि बारिश हुई या नहीं। और इसके थीम्स क्या हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का थीम है, और उसके बाद रिडम्पशन, फेथ एंड अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। देखो अपीयरेंस कुछ है और रियलिटी कुछ है, इसलिए जो लोग इसे डीप में पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर सर्च करके इसे पढ़ सकते हैं। बाकी इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और शॉर्ट स्टोरी टाइप में मैंने आप लोगों को ये नॉवल बता दिया है। So thank you so much for your attention. Like, share and subscribe to my channel. Keep learning, keep growing, keep smiling. And in the next video we will cover another Indian writer with the same way. So thank you so much.